हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और कल का सभी ने रिवीजन किया होगा, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग एग्ज़ाम्स में हमारा सबसे ज़्यादा यहीं से बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हमने पढ़ा किसके? पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के 3 भाग होते थे। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने जो पढ़ा था पुरापाषाण काल के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। पुरापाषाण काल के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मनुष्य यहाँ पर खाना बदोश था। वह खाने की खोज में दर बदर भटकता था और वह एक जगह स्थायी होकर नहीं रहता था, परंतु यहाँ पर उसने आग की खोज कर ली थी। क्या कर लिया था? आग की खोज कर ली थी। कब कर ली थी उसने? पुरापाषाण काल में। और किस पत्थर से? चकमक पत्थर से। चकमक पत्थर से उसने आग की खोज कर ली थी। कब? पुरापाषाण काल में उसने आग की खोज कर ली थी। फिर नेक्स्ट आता था हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता था कि मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक एज कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोलिथिक एज। क्यों कहते थे इसको माइक्रोलिथिक एज? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाना और उपकरण बनाना सीख लिया था। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर उसने पत्थरों का भरपूर औजार बनाना और उसके उपकरण बनाना सीख लिया था। और नेक्स्ट उसने क्या सीख लिया था? यहाँ पर उसने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन किसका? सबसे पहले पालतू पशु उसने क्या बनाया था? उसने सबसे पहला पालतू पशु बनाया था कुत्ते को। किसको? कुत्ते को सबसे पहला अपना पालतू पशु बनाया था। कब? मध्यकाल में। ठीक है। तो मध्यकाल की जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, मध्यकाल के साक्ष्य हमें मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य और मनुष्य के पत्थरों के औजार बनाने के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं हमें? लिख लीजिए इसको। कल हमने लिखा नहीं था, ये छूट गया था हमारा। मध्यकाल यानी कि मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां पर मिले हैं हमें? ये मिले हैं हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। किसके साक्ष्य मिले हैं हमें? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और कहां पर मिले हैं? बागौर राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के बागौर में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और कहां पर? आदमगढ़ एमपी में, मध्य प्रदेश में हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम जानते थे कि मनुष्य स्थायी निवासी बनकर रहने लगा था। उसने घर बनाना प्रारंभ कर दिया था। वह एक जगह ठहरने लगा था और वह खाने की खोज में दर बदर नहीं भटकता था, क्योंकि उसने खाद्यान्न का उत्पादन करना सीख लिया था। यानी उसने खेती करना सीख लिया था। खेती करना सीख लिया होगा तो उसने सबसे पहले किस अनाज को उगाया था? उसने सबसे पहले जौ को उगाया था। किसको? जौ को उगाया था। तो इसके साक्ष्य जो हमें मिले हैं, ये कौन सा था हमारा? नवपाषाण काल के साक्ष्य
नवपाषाण काल के साक्ष्य कौन से? मनुष्य के स्थायी निवासी होने के और उसके खेती करने के साक्ष्य हमें मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से। कहां से? बलूचिस्तान प्रांत से। मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से हमें नवपाषाण काल में मनुष्य के स्थायी रहने और उसकी खेती करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और कुछ स्टार पॉइंट डालकर लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टार पॉइंट डालकर लिखिए कि भारत में मनुष्य के मिलने के साक्ष्य, यानी कि भारत में मनुष्य रहता था, उसके साक्ष्य हमें मिले हैं। स्टार पॉइंट डाल लीजिएगा। भारत में मनुष्य के साक्ष्य हमें मिले हैं नर्मदा घाटी से। कहां? नर्मदा घाटी से। यानी कि मनुष्य के रहने के साक्ष्य, यानी कि मनुष्य के पाए जाने के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं। और विश्व में, ये तो भारत का हो गया, और विश्व में कहां पर मिले हैं हमें? विश्व में मिले हैं हमें अफ्रीका से। कहां से? अफ्रीका से। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे आगे। हम स्टार पॉइंट्स लिख रहे थे ना, एक स्टार पॉइंट और लिखिए इसका कि जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, यानी कि खाद्यान्न, यानी जो हम मनुष्य फसल उगाना सीखा था, उसके सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? लिखिए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं कोल्डी हवा इलाहाबाद, या आपके टाइम से देखें तो हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहां पर इसके साक्ष्य मिले हमें? कोल्डी हवा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट डालकर लिखिए कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं हमें? बुर्ज होम कश्मीर से। कहां से? कश्मीर से। इसको नोट करते जाइएगा साथ में। और एक और बात, यहां से हमें गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके? गर्त आवास के साक्ष्य। गर्त आवास क्या होते थे? गर्त आवास वो होते थे जिसमें मनुष्य जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था, वो हमारे गर्त आवास होते थे। उसके साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं? बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। और एक बात, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए, भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको आप सभी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या चीज? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? हमारे भारत में मनुष्य के पाए जाने की सबसे अतीत की एक तस्वीर, यानी कि हमें इससे पता चलता है कि मनुष्य भारत में कब से रह रहा है या कब से उसकी पाए जाने की संभावना है हमारे भारत में। तो कब से है? इसका जो समय है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। अब हम आप पूछेंगे कि हमें पता कैसे चला इसके बारे में कि इतना समय रहा होगा इसका। हमें जो पता चला वह एक पद्धति है, क्या उसका नाम था? कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसको हम कहते हैं C14 पद्धति। इससे हमें इसकी एक्चुअल डेट का, यानी एक्चुअल जो सन थी उसका पता चला कि ये कब से हो सकती है और कब तक थी। क्या चीज थी? C14 पद्धति। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, अब आप सोचेंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि मनुष्य कब से था 2350 से था, पर जो ये सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका नामकरण कैसे हुआ होगा, यानी कि इसका नाम कैसे रखा गया होगा। तो जो इसका नामकरण था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये कहाँ पर थी? यह सिंधु नदी, भारत में जो नदी है सिंधु नदी, उसकी और उसकी सहायक नदियों के पास पनपी थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि वहीं से इसका जन्म हुआ था। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस लिख लीजिए इसको। इस सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। यहां से हम बिगाड़ देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु घाटी में सबसे पहले हमें प्रमाण मिले थे वह कहां से मिले थे? हड़प्पा नामक स्थान से। कहां से? हड़प्पा नामक स्थान से। इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसके जो साक्ष्य हैं हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता था कि हमें उसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले थे और जो लिखित साक्ष्य थे वह भी मिले थे। परंतु जो लिखित साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रयोग तो हमने कर लिया था, उसी से हमने पता लगाया कि ये कब के हैं। परंतु जो लिखित साक्ष्य थे उनको हम पढ़ नहीं पाए आज तक, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है। ठीक है, और इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी थी ये हमें कहाँ से मिली? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली। ठीक है, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी कुछ विशेषताएं थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहले क्या, यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि इस जो सिविलाइजेशन था ये, इसमें लोग नगरों में रहते थे, यानी कि शहरों का निर्माण हो चुका था। लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ गए थे और नगरों की तरह रहते थे। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या थी ये? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। लोग नगरीकरण में रहते थे। अब हम जानेंगे, सभी लोग जानते होंगे, जो शहरों में जो मकान होते हैं वह कैसे होते हैं? पक्के मकान होते हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे वह एक मतलब कि एक फ्लोर से लेकर 2 फ्लोर तक के होते थे, जिनकी छतें सपाट होती थी और जो क्या कहेंगे, जिनकी दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था और जो इसकी चुनाई होती थी वह पक्की ईंटों से होती थी, यानी कि उस टाइम पर भी पक्की ईंटें बनाई जाती थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे वह 1 से 2 फ्लोर के होते थे, यानी कि 2 खंड के। ठीक है, और इसमें जो क्या कहेंगे हम प्लास्टर होता था और इसकी चिनाई पक्की ईंटों से होती थी। पक्की ईंटों से होती थी। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट, यहाँ का जनजीवन कैसा था, यानी कि लोगों के पास व्यवसाय कैसा था, लोग काम क्या करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर हम लिखेंगे इसके जनजीवन के बारे में, यानी कि लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो जीवन निर्वाह करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए हम काम को क्या कहते हैं? व्यवसाय। तो सबसे पहले हम डालेंगे व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह क्या करते थे? वह पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे और खेती करते थे। व्यापार यानी कि व्यापार में भी वो उनको मतलब व्यापार भी करते थे और खेती भी करते थे। तो यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या करते थे? व्यापार, खेती और पशुपालन। ठीक है, अब पशुपालन भी करते थे और जब हमने पढ़ा खेती करते थे, तो खेती किस चीज की करते थे? देखते हैं हम खेती के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह सबसे ज्यादा खेती करते थे कपास की। किसकी? कपास की। और उस टाइम पर कपास को हम कहते थे सिंडन। क्या कहते थे? सिंडन।
अन्य खेतियां भी करते थे। यानी जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, खाद्यान्न उगाना वगैरह, यह खेतियां भी वो करते थे, लेकिन कपास की खेती सबसे ज्यादा करते थे। नेक्स्ट, वो व्यवसाय में धातु का प्रयोग भी करते थे। अब जानेंगे कि उन्होंने किस किस धातु को वो जान गए थे, कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग करना वह जान गए थे। जो धातु वो जान गए थे वह कौन सी थी? कॉपर, नेक्स्ट सिल्वर, फिर कौन सी थी? गोल्ड। कौन थी? गोल्ड। और कौन सी थी? ब्रॉन्ज, जिसे आज ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, कौन सी थी? ब्रॉन्ज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कांसा। कांसा, यानी कि वह धातुओं को मिलाकर उनसे धातु बनाना भी सीख गए थे, क्योंकि धातु, ये ब्रॉन्ज जो होता है इसको मिलाकर बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कांस युगीन सभ्यता। और क्या नाम है इसका? कांस युगीन सभ्यता। क्यों कहते हैं कांस युगीन सभ्यता? क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे, इसलिए हम इसे कांस युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है। जब यहाँ के लोग व्यापार करते थे तो व्यापार के लिए उन्हें फैक्ट्री वगैरह जाना पड़ता होगा, जैसे आज के टाइम पर हम जाते हैं। तो जो फैक्ट्रियां होती थी, फैक्ट्रियों में क्या बनाते थे वो? सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ फैक्ट्रियां होती थी, तो फैक्ट्रियों में वो बनाते थे मनका, जो गले की मोती हम पहनते हैं ना, वो मनका बनाते थे। और क्या बनाते थे? बांट बनाते थे, नाप तोल के लिए बांट बनाते थे वो। ठीक है, तो ये फैक्ट्रियों का विवरण हो गया। नेक्स्ट, वो लोग एक प्रणाली का प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या होती है? यह होती है वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। इसमें क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वस्तुओं के आदान प्रदान का मतलब होता है, जैसे कि हम छोटे में कुछ अनाज लेते थे घर से और उसके बदले कुछ सामान लाते थे। यानी कि हमारे पास अगर चावल है तो उसके बदले हम दूसरे से गेहूं ले लेंगे और उसको हम अपना चावल दे देंगे। ये होता था वस्तुओं का आदान प्रदान। इस प्रणाली का प्रयोग करते थे वो लोग। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्थल। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु कालीन सभ्यता में हमें लोग पूजा पाठ तो करते थे, परंतु मंदिरों के जो साक्ष्य हैं वह नहीं मिले। लोग पूजा तो करते थे इस काल में, पर जो मंदिरों के साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हमें। तो लोग पूजा किसकी करते थे? जो इसमें लिख लेंगे धार्मिक स्थल। तो धार्मिक जो लोगों की भावनाएं थी वह किसके ऊपर थी? अपनी मातृ देवी, मातृ देवी। और कौन? पृथ्वी और पशुपति। लोग इन्हें पूजते थे। किसे? मातृ देवी को, पृथ्वी को, पशुपति को, और एक पशुओं की भी पूजा होती थी, एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला सांड, और वृक्षों में पीपल की, और क्या? हाँ, वृक्षों में पीपल की पूजा होती थी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सिंधु कालीन सभ्यता के जो लोग थे वह मातृ देवी, पृथ्वी, पशुपति, एक श्रृंगी वाले पशु और कुबड़ वाले सांड और वृक्षों में पीपल की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु कालीन
लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वह मनोरंजन कैसा करते थे अपना, यानी कि जैसे आज के समय में हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस टाइम के लोग जो थे वह मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। क्या खेलते थे? पासा खेलते थे, मछलियों का शिकार करते थे और जानवरों का शिकार करते थे अपने मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट और क्या कहेंगे हम, जैसे कि आज के समय में हम विदेशी यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? विदेशी यात्रा। इस ऐसे ही सिंधुकालीन जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग भी विदेशों से संबंध रखते थे और वहां से व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो यहाँ हम लिखेंगे विदेशी संबंध। विदेशी संबंध में हमें कहाँ उल्लेख मिलता है इसका? हमें विदेशी संबंध के हिसाब से हमें जो उल्लेख मिलता है वह हमें कहाँ का मिलता है? मेसोपोटामिया यानी मिस्र की सभ्यता का हमें उल्लेख मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? मेहुला। क्या कहा गया है? मेहुला। मेहुला कहा गया है मेसोपोटामिया के अभिलेख में। एक और मेसोपोटामिया के बारे में हम बात जान लेते हैं। मेसोपोटामिया के जो मोहरें थी वह बेलनाकार आकार की होती थी। किस आकार की? बेलनाकार आकार की होती थी। ठीक है। और जो हड़प्पा की मोहरें थी, हड़प्पा के बारे में लिख लेते हैं। हड़प्पा की मोहरें, हड़प्पा की जो मोहरें होती थी वह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। किस पत्थर से? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी? क्योंकि ये जो पत्थर होता था बहुत ही मुलायम होता था और इसमें आसानी से किसी भी आकृति को ढाला जा सकता था। क्यों? क्योंकि यह पत्थर बहुत मुलायम होता था। तो जो हड़प्पा की जो मोहरें थी इसमें हमें कई जानवरों के जो चित्र थे उन चित्रों का चित्र मिलते हैं, हमें चित्रांकन मिलता है उनका। किस किस जानवर का चित्र मिलता है हमें इसमें मिलता है हाथी का, घोड़े का, एक श्रृंगी पशु का, कुबड़ वाले सांड का, बैल का और हिरन का। इन जो जानवर थे इनका हमें चित्र मिलता है इन मोहरों में। और जो चित्र नहीं मिलता है वह कौन सा? घोड़ा और गाय का चित्रांकन इन मोहरों में नहीं मिला, हमें नहीं मिला। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और कल हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।